हेलो, नमस्कार देवी और सज्जनों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं करंट क्रैकर्स के इस चैनल पर। डेली हम क्लास आपके लिए सुबह 7 बजे लेके आते हैं। आज 15 फरवरी 2026 की ये क्लास भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसमें हम डिस्कस करते हैं दिल्ली के टॉप 10 करंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन और बहुत सारे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी इसके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे, तब तक आपको पता चलेगा। आप डेली जो चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा लोड नहीं आएगा और एग्जाम के टाइम बहुत आसान से आपको ये सारी चीज़ें रिमेंबर होगी, क्योंकि आपने डेली बेसिस ये चीज़ें कर रखी है। तो क्लास को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे पता चले कि चीज़ें एक्चुअली में क्या है और हम किस तरह से वो पढ़ रहे हैं। और मैं आपके साथ बहुत डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगा और ज़्यादा आपका समय भी खराब नहीं करूंगा। 20 से 25 मिनट के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। और 2-2 3-3 घंटे की करंट की क्लासेस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली में हम भी वही एग्ज़ाम निकाल चुके हैं जिसकी आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। तो हमको पूरा आइडिया कि ज़्यादा समय खराब नहीं करके आपका 20 या 25 मिनट जब आप वॉकिंग पे जा रहे हैं, आप जब आपके पास फ्री टाइम है, उस टाइम आप इसको क्लास को देख सकते हैं, जिससे आपका ना तो ज़्यादा समय खराब होगा और आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको डेली दिमाग में याद रह जाएगी। और फिर लास्ट में हम मंथली रिवीजन करवा देंगे तो सारी चीज़ें आपकी सेटल हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपका अपना भाई आपके साथ है। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। कि यदि तुम्हें कुछ प्रिपरेशन करना है टुमारो के लिए, तो उसका बढ़िया आइडिया है कि आज से कुछ अच्छा किया जाए। यदि तुम्हें कल एग्जाम निकालना है तो उसके लिए अच्छी बात है कि आज ही आप करंट अफेयर्स की क्लासेस या स्ट्रेटेजी के क्लासेस आज ही देखना शुरू कीजिएगा। तो हमें क्या कि उस दिन लोड नहीं आएगा। उस दिन क्या कि हमारी सारी चीज़ें प्रिपरेशन ऑलरेडी पहले से हमारी तैयार रहेगी, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और हम और इसकी पीडीएफ आपको अपने करंट क्रिकेटर्स के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। और बहुत सारी चीज़ें अभी हम प्रीवियस ईयर जो एसएससी के जितने भी पेपर्स हैं, एसएससी और रेलवे के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो प्रीवियस ईयर के सीरीज हम लगातार अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो हम जल्दी उसको लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद हम आपसे लाइव मिलेंगे, इस क्लास को भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो उससे पहले हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मेघना सजनहार किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं इन 4 ऑप्शन में। और ये क्वेश्चन मैंने पहले किसी एक करंट की क्लास में डिस्कस कर चुका, तो वहां से आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम जल्दी एशियन जो शूटिंग चैंपियनशिप है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो कहाँ आयोजित हुई, दिल्ली में। और यहाँ से मैं आपको 100% कर रहा हूँ, आने वाले किसी भी एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये आप लिख के ले लो, क्योंकि जो यहाँ जितने खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया ना, वो एकदम आउटस्टैंडिंग था। ये मेघना सज्जनार की कहानी भी बहुत है। इन्होंने 8 मंथ की जो प्रेगनेंसी है, जो 9th मंथ होते हैं, उसमें से 8 मंथ की प्रेगनेंसी में भी इन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये अपने आप में ऐसे कुछ ऐसे स्टंट हुए थे जिसकी वजह से ये पूरी जो शूटिंग चैंपियनशिप है ये पूरी चर्चा में। तो इसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड आपके लिए आज वीडियो लेकर आ सकता हूँ, आज या कल 2 दिनों में। तो उससे हम अंडरस्टैंड कर लेंगे चीज़ें, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप क्या है, किस कैटेगरी में आयोजित की जाती है, इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं, कौन कौन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जो आपने मनु भाकर सुना होगा, उन्होंने कौन सा पदक जीता होगा। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। उससे पहले आज शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, पर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम इंफॉर्मेशन बेस्ड भी क्वेश्चन कभी पढ़ेंगे, कभी डिटेल बेस्ड भी पढ़ेंगे। तो जैसा होएगा, जैसी चीज़ें बनेगी वैसा हम चलते रहेंगे। हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाई आज सारी चीज़ें डिटेल्स में कर देंगे, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें फैक्ट बेस्ड होती है जिन्हें हम फैक्ट बेस्ड से याद करेंगे, और कुछ चीज़ें डिटेल में होती है तो उन्हें हम डिटेल से याद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि काउंटर पॉइंट रिसर्च 2025 के अनुसार जो सक्रिय है एक्टिव स्मार्टफोन इंस्टॉल्ड बेस के मामले में भारत का विश्व वैश्विक रैंक क्या है। तो इसका आपका सही आंसर है सेकंड। ऑब्वियसली फर्स्ट किसका होगा, चाइना का। चाइना 1 नंबर पे और इंडिया बिकम्स वर्ल्ड नंबर 2 स्मार्टफोन जायंट। तो इसका मतलब अभी इंडिया में एक्टिव जो यूजर्स हैं, जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उनकी संख्या लगभग बहुत ज़्यादा है। इसका इंडिया का नंबर 2 और फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना का नंबर है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि भाई इंडिया यूजर्स के मामले में कितना कुछ कौन सा स्थान है। तो इंडिया का सेकंड स्थान है। और भारत के पास जो सक्रिय स्मार्टफोन इंस्टॉल्ड बेस है वो लगभग 740 मिलियन से अधिक है। कितना, 740 मिलियन से भी अधिक स्मार्टफोन यूजर्स है।
और इस आधार पर भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। पहला स्थान किसके पास है, चीन के पास है। जो एक्टिव इंस्टॉल बेस का अर्थ है वर्तमान में उपयोग हो रहे स्मार्टफोन। क्या इंडिया में अभी वर्तमान में लगभग 700 मिलियन से ज्यादा लोगों के पास, 740 मिलियन से लोगों के पास स्मार्टफोन एक्टिव में वो यूटिलाइजर्स है। और ये लगभग विश्व में, और इंडिया का इस कारण इंडिया का विश्व में दूसरा स्थान है। ये केवल वार्षिक बिक्री नहीं बल्कि दीर्घकालिक उपयोग को भी दर्शाता है। और भारत में जो स्मार्टफोन रिटेंशन की अवधि है वो लगभग 42 महीने है, कि 42 मंथ के बाद इंडिया में हर एक पर्सन वो दूसरा मोबाइल ले लेता है, मतलब इसे बोलते हैं रिटेंशन। और ये भारत की बढ़ती हुई डिजिटल प्रयुक्ता और बाजार की शक्ति को भी दर्शाता है। जितने ज्यादा स्मार्टफोन होंगे, और इंडिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कौन है, यूपी। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब है ऑफ मोबाइल, अभी इनके हब ऑफ मोबाइल है। अभी हाल ही में पता चला होगा आपको कि जो इनका बजट आया था उनमें इनके लिए अलग से कुछ प्रावधान किया गया था। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में कुल ऊन उत्पादन में लगभग 47.5% योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का जो भी जितना ऊन उत्पादन होता है उसमें लगभग 47.5% अकेला राज्य ऊन उत्पादन है। इसका सही आंसर है आपका राजस्थान। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है आपकी, जयपुर। जयपुर। और राजस्थान में आपको पता होगा और किस जो भेड़ होती है वो ऊन देती है। और इस मामले में जो ऊन है, ऊन की एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है, ऊन की एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है, ये आपके राजस्थान में। और राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट में, बीकानेर से। जो अर्जुन लाल मेघवाल है वो बीकानेर से ही सांसद है। अर्जुन लाल मेघवाल संसदीय जो कार्य मंत्री है, अर्जुन लाल मेघवाल भी कहाँ से हैं, बीकानेर। और इन्हीं के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी में सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसका नाम है, ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है, बीकानेर, राजस्थान में। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है। और लगभग 47.5% जो इंडिया का है, लगभग मान के चलो ऑलमोस्ट अराउंड 50% से ज्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ से हो रहा है, राजस्थान से। और दूसरे नंबर पर कौन है, जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पर कौन है, गुजरात। और उसके अलावा एक और फैक्ट्स है कि राजस्थान में कौन सी भेड़ का क्या प्रकार है। तो भेड़ में यहाँ एक है चोकला भेड़ और मारवाड़ी भेड़। मारवाड़ी और चोकला भेड़, ये भेड़ के दो टाइप्स हैं। तो ये इन भेड़ों से सर्वाधिक ऊन राजस्थान में प्राप्त होती है। यहाँ की प्रमुख भेड़ नस्लें कौन सी है, मारवाड़ी और चोकला। और भारत वैश्विक स्थान पर ऊन उत्पादन में 9वें स्थान पर है। तो इंडिया का जो वर्ल्ड स्टेज है वो 9th नंबर है। लेकिन भारत में जो भेड़े हैं वो विश्व में दूसरा स्थान है। और 9th स्थान वैश्विक स्तर पे, तो पहला स्थान किसका है, पहला स्थान इसमें भी किसका है, चाइना का। और भारत में जो भेड़ों की संख्या ज्यादा है लेकिन उनसे ऊन उत्पादन कम हो रहा है। भारत में लगभग ऊन उत्पादन 33.69 मिलियन, मतलब 33 करोड़ मिलियन किलोग्राम रहा है। उसमें से राजस्थान लगभग 16,000 किलोग्राम का उत्पादन करता है। और जो लगभग भारत की राष्ट्रीय उत्पादन हिस्सा लगभग 47.53% है। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य में से एक है। देश में ऊन का अधिकांश हिस्सा जो 85% है वो कारपेट ग्रेड का है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट। और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत प्रशिक्षित कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। हाल ही में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है रेखा जी गुप्ता, उन्होंने एक स्कीम लेके आए, किसके लिए, जो कारीगर होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, या इनको कारीगर बोलते हैं। ये इनका जो ये क्या कि जो जैसे ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रोडक्ट के लिए इन्होंने एक से प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। उसके अलावा इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और लगभग 3750 कारीगरों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उनके ई कैटालॉग बनाया जाएगा। कैटालॉग का मतलब वहाँ पे ये खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, अपना प्रोडक्ट कितनी रेट है, वो सारी चीजें ये खुद भरेंगे। और उससे पहले इनको क्या देंगे, ट्रेनिंग के किस तरह से ब्रांडिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बहुत सारे लोगों ने अपना फायदा उठाते हुए इनका सामान लेके डायरेक्टली बेच रहे हैं, तो मिडिल मैन बहुत सारे हो गए।
मिडल मैन हो। अभी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का टारगेट है कि मिडल मैन को हटाकर इनको खुद को ट्रेनिंग देके इनको खुद को इतना स्किल बना दो कि ये अपना प्रोडक्ट खुद ही बेच दें और कोई बीच में नहीं रहे। तो इसका सही आंसर है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क। इसका सही आंसर है ओएनडीसी, जिसका मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो उस इस प्लेटफॉर्म के तहत जोड़ा जाएगा, तो ओएनडीसी के तहत जोड़ा जाएगा। ओएनडीसी क्या होगा कि आप अपना खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां से आप सारी चीजें भेज सकते हैं। तो प्रत्येक कारीगर का ई कैटालॉग तैयार किया जाएगा, जिससे जो अपना उत्पाद होते हैं वो पूरे भारत और वैश्विक बाजार में ये बेच सकते हैं। और इसका जो अभी प्रथम चरण है 2025-26 में लगभग 3728 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके दौरान उनको 4800 स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। जितने दिन की ट्रेनिंग होगी लगभग 4800 रुपए का उनको भत्ता भी दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फेज है कि जो स्किल स्किल तो है वैसे, पर वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल नहीं है कि भाई उनको चीजें बनाने तो आती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, अपनी चीजों को बेचा जा सकता है, उन चीजों में वो पिछड़े हुए हैं। तो उनको लिए एक बहुत अच्छी स्कीम दिल्ली सरकार ने लाई और बाकी वाले स्टेट गवर्नमेंट भी इस मामले में सारी चीजें अपनी अपनी कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि जो भी जितने आर्टिसियंस हैं उनको ये फायदा मिलेगा। इस वजह से क्या होगा, जो खादी है, हैंडलूम है, जो कुटीर उद्योग है, वो अपने दुनिया के वैश्विक बाजार में अपनी जो चीजों को है ना, जो कम पैसों में बनाते हैं उसको बहुत हाई रेट में बेच सकते हैं और उससे इनको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाल ही में फीपी अवार्ड 2025 में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका सही है ऑयल इंडिया लिमिटेड। और इसके जो चेयरमैन कौन है? डॉक्टर रंजित रथ। ऑयल इंडिया के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर रंजित रथ। और हाल ही में जो इंडिया एनर्जी वीक है वो उसका आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा में 27 से 30 जनवरी। और इसी दौरान जो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ऑयल इंडिया लिमिटेड को फीपी अवार्ड, फीपी का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। और ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर भी इसको अवार्ड मिला। और ये अवार्ड कब दिया गया था? जो इंडिया का एनर्जी वीक था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? गोवा में, उसमें दिया गया था। कार्यक्रम में आपको पता हो ऑयल मिनिस्टर कौन थे? हरदीप सिंह पुरी। और ऑयल इंडिया लिमिटेड आएगा महारत्न कंपनी है। ये पुरस्कार जो एनर्जी की सिक्योरिटी है के प्रति कंपनी के योगदान को दर्शाता है। और इस दौरान कंपनी ने तेल और जो गैस के उत्पादन में वृद्धि, उन्नत तकनीकें अपनाने में ऊर्जा सुरक्षा है उसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया। इसलिए ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। और ये कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। और ये कब दिया गया था? जो एनर्जी वीक हुआ था वो कहाँ पे आयोजित हुआ? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टैक्स सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टैक्स सिटी। तो इसका हाल ही में अध्यक्ष चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए? उदय कोटक। इससे पहले कौन थे? हंसमुख अदिया। हंसमुख अदिया को रिप्लेस किसने किया? उदय कोटक ने। अब इससे गिफ्ट सिटी का क्या काम होता है? तो ये गुजरात का एक इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टैक्स सिटी है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? सारी कंपनियां, जितने इन्वेस्टर है, बैंक्स है, और जो जितने भी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें, वो एक ही प्लेटफॉर्म के तहत, मतलब एक ही कंपाउंड में है। और इस कंपाउंड ये फायदा होगा तो इससे ऑपरेशनल चीजें बहुत आसान हो जाएगी और वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो सारी चीजें आपको एक ही जगह से सारी डिसाइड हो पाएगी। तो ये फाइनेंशियल जो सिटी है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। और ये कहाँ पे है? आपके गांधीनगर गुजरात में। तो गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात में। और गिफ्ट सिटी भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी है। ये इंडिया का फर्स्ट IFSC भी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी है। और इन्होंने हंसमुख आदिया का स्थान लिया था। कोटक महिंद्रा बैंक के ये संस्थापक भी है कौन?
उदयजी कोटक, इन्होंने गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत भारत की पहली अंडर वाटर रेल कम रोड सुरंग किस नदी के नीचे बनाई जाएगी? रेल कम रोड है मतलब जैसे ये एक साथ रोड है और इस साइड भी रेल की पटरी भी बनेगी और वो भी अंडरग्राउंड बनेगी। तो इंडिया का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें रेल कम रोड है, रोड भी बनेगी और रेल की पटरी भी बनेगी और वो भी अंडर वाटर बनेगी। अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे। तो इसका सही आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र ये आसाम में ये प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया था, जो अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी। जो लगभग 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको लगभग 34 किलोमीटर में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें होती है देश के लिए, जब प्रगति करता है और अच्छी चीजें होती रहती है। तो ये मतलब जो डिस्टेंस 240 किलोमीटर तय करनी पड़ती है उसको 34 किलोमीटर में करने पड़े, लगभग 20 से 25 मिनट का रास्ता बना दिया है, जो लगभग 4 से 5 घंटे का रास्ता था। तो ये अपने आप में ऐसे प्रोजेक्ट देश को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। और ये कहाँ पे है? गोपुर और नुमलीगढ़ को जोड़ेगी। किस दो स्थान को जोड़ेगी? गोपुर एंड नुमालीगढ़, इन दो स्थान को जोड़ेगी। और इनके बीच में पहले कितनी डिस्टेंस थी? लगभग 240 किलोमीटर डिस्टेंस थी और उसको लगभग घटा के अब कितनी कर देगी? 34 किलोमीटर। तो ये देश को ये मतलब गूजबम्स वाले मोमेंट है कि यहाँ हमारा देश बहुत आगे जा रहा है इस चीजों में। और ये परियोजना कहाँ हुई? ब्रह्मपुत्र रिवर, और जो कहाँ पे है? आसाम में। इसको कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 33.7 किलोमीटर लंबाई है। और उसमें से जो मुख्य सुरंग है, ट्विन ट्यूब टनल है, वो लगभग 15 से 16 किलोमीटर के आसपास है। और ये भारत की पहली अंडर वाटर रेल कम रोड टनल होगी। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा कि रेल कम रोड है जिसमें रेल भी है और रोड भी है। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? आसाम में। और आसाम के किन दो मतलब स्थानों पे हुआ है? ये गोपुर से नुमालीगढ़ के बीच में। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ईएलएफ किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो ये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आसाम में ईएलएफ का उद्घाटन किया गया था, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। तो इसमें यही है कि जो आपकी जो हाईवेज हैं, जो हाईवे हैं उसके ऊपर अलग से एक स्ट्रिप बनाई गई है जिसपे कोई भी फाइटर जेट जैसी राफेल है, जो आपका सुखोई है, और भी जो बहुत सारे कॉमर्शियल व्हीकल्स है, कॉमर्शियल जो एयरक्राफ्ट है, वो डायरेक्ट इस हाईवे पे उतर सकते हैं। और इमरजेंसी स्ट्रिप और आसाम से रिलेटेड है, तो इसका मतलब चाइना का बॉर्डर के नजदीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो जाता है कि इंडिया के फ्लाइट्स कभी भी कहीं भी उतर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में ये भी एक गूज बम बड़ा मोमेंट है कि देश उस लेवल पे पहुंच चुका है कि जो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ चुके हैं, कि हम चीजें बहुत मतलब बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल चीजें कर रहे हैं जिससे देश को मतलब बहुत ज्यादा और प्रगति मिलती जाएगी। और हमें जब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सुनने को मिल रहे हैं ना, और वो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में डाले, तो आपको भी ऐसा मजा आएगा कि हम भी इस देश के लिए सर्व करना चाहते हैं। और ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ईएलएफ है ना, वो आसाम के मोरान डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में? मोरान, जो डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ में आता है। मोरांग या मोरान, जो भी इस डिस्ट्रिक्ट को बोले, वो मोरान डिस्ट्रिक्ट में है। और इस स्ट्रिप की लंबाई लगभग 4.2 किलोमीटर है और इस लागत लगभग 100 करोड़ रुपए तक आई है। और ये इंडियन एयरफोर्स के समन्वय से बनाया गया है। ये फाइटर जेट लगभग 40 टन तक वेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लगभग 74 टन भी संभाल सकता है। और पूर्वोत्तर भारत का पहला ईएलएफ है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। पूर्वोत्तर भारत की पहली कहाँ पे है? मोरान डिस्ट्रिक्ट, आसाम में। मोरान डिस्ट्रिक्ट, आसाम में। इससे पहले एक राजस्थान में आपको पता होगा, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, उस पे भी इमरजेंसी लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है भारतमाला पे। तो जहां जहां बॉर्डर से रिलेटेड है वहां अभी ईएलएफ बनाया जा रहा है कि एंडिंग जो मतलब इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी होती है कि हम कहीं पे भी, जरूरी नहीं है कि भाई कोई जैसे सैन्य बेस पे कोई हमला कर दे तो हम, ऐसा नहीं है कि भाई सैन्य बेस पे डिपेंड रहे कि हमारा हवाई जहाज सैन्य बेस, और हमारा जो भी एयरक्राफ्ट है वो कहीं पे भी उतर सकते हैं। इससे ये दिखाता है कि आपातकाल जो है, जैसे प्राकृतिक आपदा है और सामरिक स्थिति मतलब स्ट्रेटेजिक स्थिति में भी त्वरित तैनाती में सहायक होगी ये चीजें। अगला क्वेश्चन है कि एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर है 51। और टोटल भारत ने कितने पदक जीते थे? 94। और ये जो एशियन पिस्टल एंड शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित कहाँ हो गए? न्यू दिल्ली में।
तो अभी करंट की क्लास में मैं आपके लिए ओनली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के सारे क्वेश्चन जितने जितने क्वेश्चंस बने हैं वो सब चीजें हम एक एक करके लगभग टॉप 30 क्वेश्चन हम उसको डिस्कस कर देंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस एशियन शूटिंग चैंपियन से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम एक एक डिस्कस करेंगे। हम आपके लिए अलग से एक वीडियो लेके आएंगे और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे काम हुए इसमें चैंपियनशिप में, तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल भी देखने को मिल सकता है। और इंडिया ने लगभग 51 गोल्ड के साथ टोटल 94 पदक जीते हैं और इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। उसके अलावा सेकंड पे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडोनेशिया, जापान और वियतनाम रहे हैं। और इंडिया में क्या इनका क्या नाम है, वेलरिवन। बाकी इन दोनों का क्या क्या नाम है इनको भी हम एक एक डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या, ये अर्जुन बबूता है। ये कौन है, अर्जुन बबूता। तो ये आप आपने भी ये नाम पहली बार सुने होंगे, तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन इसलिए आएगा क्योंकि सबको पता है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वहां से बिल्कुल भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। वहां से सिर्फ एंजॉय आ सकता है, क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ से। और इसको हम अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए टॉप 30 या 40 क्वेश्चन होते हैं उनको एक एक करके हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो रिसेंट होगा और इसका चैंपियनशिप का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में हुआ था। और भारत में कितने पदक जीते थे, 94। 51 गोल्ड थे, 23 रजत थे और 20 कांस्य। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि भाई इसका पहला पॉइंट बना के दे देंगे, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। दूसरा पॉइंट, भारत में कितने पदक, 51 स्वर्ण है। यहाँ से भी डाटा चेंज करके आपको क्वेश्चन याद रख सकते हैं। तो 51, 23 और 20। और इसमें भारत का सबसे ज्यादा, और किस किस कैटेगरी में हुई थी, 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर में यह आयोजित हुई थी। और इसमें क्या है कि वरिष्ठ में, जूनियर और दोनों वर्ग में इसमें इंडिया को सफलता मिली। और जो आगामी प्रतियोगिता होगी उनके लिए एक मजबूत संकेत भी है कि हम इंडिया की टीम बहुत प्रिपेयर है और शूटिंग में, और हम इस बार शूटिंग से भी मेडल लाने की बहुत ज्यादा संभावना है। हाल ही में समाचारों में रहा चना केशव मंदिर, चना केशव टेम्पल किस वास्तुकला शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है या उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये सही आंसर है होयसाला आर्किटेक्चर। अब आपको पता होगा जो इंडिया का मैप है, जो नॉर्थ में कौन से होते हैं आपको पता है, नागर सर्वे, जो नागर आर्किटेक्चर होता है। और जो साउथ होता है उसमें कौन सा, द्रविडियन होता है। और इन दोनों का मिक्सर होता है, उसको बोलते हैं वसरा। वसरा। और एक और होता है अलग टाइप का, उसको बोलते हैं होयसाला, मतलब होयसाला आर्किटेक्चर। तो होयसाला ये हाल ही में चर्चा में इसलिए आया जब प्रधानमंत्री ने जो सेवा तीर्थ बनाया था, सेवा तीर्थ जो कॉम्प्लेक्स अभी लॉन्च किया था, आपको पता है, पीएमओ का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो सेवा तीर्थ बनाया गया, तो वो ये चना केशव टेम्पल है, उसी की थीम के बेस पे बनाया गया। तो इसलिए चना केशव टेम्पल भी आपको बहुत, और ये कहाँ पे है, कर्नाटक के बेलूर में। कर्नाटक के बेलूर में क्या है, चन्नाकेश्वर टेम्पल। और शायद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, यूनेस्को साइट में भी है, तो इसको आप जरूर देखना। और ये कर्नाटक के किस राज्य में, बेलूर में। और इसका निर्माण किसने कराया था, राजा विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में करवाया था। ये मंदिर किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। और होयसाला वास्तुकला शैली का ये एक श्रेष्ठ उदाहरण है। और मंदिर ऊंचे, चबूतरे, चबूतरे क्या बोलते हैं, जगत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जगत्ती। जो इनका बेस होता है उसको क्या बोला जाता है, मंदिर के बेस को अधिष्ठान। और मंदिर में जब वो ऊपर ऐसे विमान नुमा आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, विमान। तो ये भी यहाँ से भी एसएससी का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि विमान क्या है। तो जो मंदिर का जो ऊपर का भाग होता है, जो आर्क बना होता है, उसको क्या बोला जाता है, विमान। जिसमें मंदिर टिका होता है उसको बोलते हैं अधिष्ठान। मंदिर के ऊपर का, अधिष्ठान के ऊपर का जो क्षेत्र होता है जहां पे ऐसे लोग घूम सकते हैं उसको बोलते हैं जगती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। चन्नाकेश्वर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी, ये कर्नाटक के वेलूर या वेलापुरा में है। इसका निर्माण राजा विष्णुवर्धन ने कराया था, जो होयसल डायनेस्टी से रिलेटेड है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार हो रहा, भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। अब भद्रा आपने सुना होगा, एक नदी का नाम तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्ण रिवर की, नहीं, किस नदी की है, किस नदी की है, कृष्णा की। कृष्ण रिवर की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो ये भद्रा टाइगर प्रोजेक्ट हाल ही में क्यों हुआ,
तो ये आपने एक रेयर साइट देख लो, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा होगा, आपने देखा होगा। वंस इन ए लाइफ टाइम मोमेंट था कि ब्लैक पैंथर एंड लेपर्ड स्पॉटेड टुगेदर, वो दोनों एक साथ पानी पी रहे थे। ये फोटो से देखना, इसके कारण बाद में ये बहुत चर्चा में आ गया था कि यार ये बहुत रेयर साइट होती है, और ब्लैक मतलब ये ब्लैक टाइगर था, ब्लैक पैंथर एंड और लेपर्ड दोनों एक साथ स्पॉटेड हुए थे। और ये कहाँ पे, आपका इसका सही आंसर है कर्नाटक में। तुंगभद्रा डैम कहाँ पे है, होसपेट में। ये होसपेट का डिस्ट्रिक्ट है जहां मैं सर्व करके आया था, वहां पे ये तुंगभद्रा डैम भी है, जो तुंगभद्रा नदी पर है, तुंगभद्रा डैम। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो लगभग चिकमंगलुर और शिवमोगा जिलों में स्थित है। कौन से जिले? चिकमंगलुर, चिकमंगलुर एंड शिवमोगा। और ये भद्रा नदी और उसकी सहायक नदियों से पोषित है। और ये वर्ष इसे वर्ष 1998 में 25वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। और ये महत्वपूर्ण एक हाथी अभ्यारण्य भी, एलिफेंट रिजर्व भी है। एलिफेंट रिजर्व भी है, कौन सा? भद्रा टाइगर रिजर्व। तो ये फेमस क्यों है था? अभी ब्लैक ब्लैक लेपर्ड और सॉरी ब्लैक टाइगर और लेपर्ड, हाँ ब्लैक पैंथर एंड लेपर्ड यहाँ पे स्पॉटेड एक साथ हुए थे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आप सभी का शुक्रिया, आप सब यहाँ तक बने रहे, और मैं आपके लिए लगातार कोशिश करता रहता हूँ कि अच्छी सी चीजें आपके लिए लेके आऊँ। और इसी कड़ी में हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहते हैं, डेली आपके साथ क्लासेस लेके आता रहता हूँ। और आपको यदि अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे ये होगा कि आप अपने आप जुड़ पाएंगे, हमें भूल नहीं पाएंगे, हम आपके साथ लगातार काम करते रहेंगे। और जो भी आपको आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। शुक्रिया आप सभी का, आप मेरे साथ बने रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।